So let us try to understand the Ampere's law, which is also called as a Ampere's circuital law, in more detail in today's lecture, and we'll try to prove this Ampere's law, okay, using the Biot-Savart's law. तो Biot-Savart's law यूज करके हम Ampere's law प्रूव कर सकते हैं. तो by the way, what is the statement of Ampere's law, if you remember? Anybody? Yes, कौन बताएगा? Line integral of magnetic induction over any closed loop is equal to summation of current. Only summation of current या कुछ और? Mu naught into summation of current. Mu naught times algebraic sum of all the currents, और वो भी those currents which are passing through that loop. Okay, we can understand this in this way. देखो, अगर मान लो कि हमारे पास एक लूप है, ये देखो ये लूप है, और there are some currents. Suppose this is a current I1 which is downwards. This is suppose another current threading to the same loop. This is the third current. This is one more current, and this is one more. This is also there, and ultimately this here is also one more current. Okay, इतने सारे currents है देखो हमारे पास. इनको हम नाम दे सकते हैं आराम से. देखो ठीक से इसको हम बोलेंगे I1. फर्स्ट वाला जो करंट है कि नहीं, इसको हम बोलेंगे I1. ओके, फिर दूसरा जो है ये करंट, इसको हम बोलेंगे I2. ओके, तीसरा जो है ये है I3 हमारा, फिर आ जाता है I4, then here it will be I5, and then here it will be I6. okay, and last here it is I7. ओके, तो इतने सारे करंट्स हमारे पास है. अभी ये सोचो कि लाइन इंटीग्रल जो है वो किसके एडिशन के बराबर रहेगा. हमने कल लॉ तो स्टेटमेंट किया, लॉ का स्टेटमेंट तो हमको पता है ऑलरेडी. इट टेल्स अस सिंपली दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ b bar dot dl bar taken over this whole closed loop will actually be equal to mu naught times of algebraic sum of all the currents passing through that loop. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, passing through that loop means the currents which are outside the loop doesn't contribute in the line integral of magnetic induction. okay, इसका मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ आई जो हम लिखते हैं, तो उसके अंदर समेशन ऑफ आई के बदले क्या आएगा? तो देखो ब्रैकेट में कौन कौन आएगा. एक तो I2 आएगा. अब देखो ये जो करंट है I1, इट विल नॉट इंक्लूडेड इन दिस ब्रैकेट हियर. इस ब्रैकेट के अंदर I1 किधर भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो इट लाइज आउटसाइड द लूप. ये जो लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, देखो ठीक से, ये लूप जो हमको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस लूप के बाहर वो करंट है कि नहीं. तो बाहर वाले करंट्स जो है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर करंट कौन से करंट कंट्रीब्यूट करते हैं? सिर्फ वो जो उस लूप के अंदर से पास होते हैं. याद रखो ठीक से, those currents which pass through the loop will contribute into the line integral of magnetic induction over the closed loop. Remember, so यहाँ पे कौन से करंट्स आएंगे? एक तो I2 आएगा, दूसरा I3 आएगा, I4 भी आएगा, I5 भी आएगा, बिल्कुल. But I6 again will not be there. Why? Because it lies outside the loop. Okay, and even this I7 also is not going to be there. Why? Because it is again outside the loop. ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है. ठीक है, जो अंदर होते हैं, अंदर से उस लूप के अंदर से पास होते हैं, वही करंट्स सिर्फ यहाँ पे कंसिडर होते हैं. जो बाहर वाले करंट्स है
वो हमको कंसिडर नहीं करने हैं। ये बताइए समझ में ठीक से। और जो पास होते हैं उनमें से भी देखो ठीक से कौन से करंट्स पॉजिटिव लेना है, कौन से करंट्स नेगेटिव लेना है, वो कैसे हमको समझ में आएगा। तो अभी इसमें देखो ये इट डिपेंड्स ऑन द सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन हमने लिया है वो कौन से डायरेक्शन में हमने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये लूप का ट्रेसिंग कौन से डायरेक्शन में हमने किया है, मतलब लूप जो है वो अगर सपोज हमने ये ऐसे अगर लूप ट्रेस किया है, ऐसे लूप का ट्रेसिंग का डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करता है। अगर हमने लूप को इस तरह से ट्रेस किया है तो मतलब अगर सपोज ये जो है वो पीछे का पार्ट है ना, दिस इज द बैक साइड ऑफ द लूप, ऊपर का जो पार्ट है वो बैक साइड है और ये जो है वो फ्रंट साइड है लूप का, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर ये लूप के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम रख देंगे, मान लो ये ए है, ये सपोज ये ए बी नको पी यूज करेंगे, पी विल बी देयर, क्यू देन आर एंड एस, ऐसे ये सारे पॉइंट्स है देखो ठीक से लूप के ऊपर। तो अगर हमने लूप जो है वो पी क्यू आर एस ऐसा ट्रेस किया है तो उस केस में देखो राइट हैंड रूल यूज करके देखो ठीक से। तो राइट हैंड रूल यूज करके कौन सा डायरेक्शन हमको मिलता है, ऊपर वाला, राइट, ऊपर वाला डायरेक्शन हमको मिल रहा है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो जाने वाले सारे करंट्स है तो वो उनको हमको पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्कुल। और नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला जो करंट है ये वाला I2 उसको हमको नेगेटिव ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको ये मिलता है म्यू नॉट इंटू, यहाँ पे आएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2। समझा गया ठीक से। इसको बोलते हैं algebraic sum of all currents passing through that closed loop। ओके, ये algebraic sum का मतलब ये होता है, अच्छी तरह याद रखो इसको, ठीक है। ओके, और उल्टा उल्टा अगर हमने किया, मान लो कि ये जो लूप है तो इस लूप का ट्रेसिंग अगर उल्टा है, ऐसा नहीं है PQRS नहीं है, बल्कि अगर लूप का ट्रेसिंग ऐसा है जो हमने स्टार्ट किया S से, तो S R Q P ऐसे अगर हमने लूप ट्रेस किया है तो मतलब उल्टा ऐसा, तो उस डायरेक्शन में अगर हमने हमारे फिंगर्स, राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो अगर टर्न किए तो हमको नीचे का डायरेक्शन मिलेगा, नीचे का डायरेक्शन, राइट। तो नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं वो पॉजिटिव लेने पड़ेंगे अभी इस केस में, समझा ठीक से। सो दिस सर्कुलेशन मैटर्स हियर। तो ये सर्कुलेशन जो है या लाइन इंटीग्रल जो है वो कौन से डायरेक्शन में हमने लिया है तो वो मैटर करता है। तो इफ वी हैव दिस मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कैरिड आउट along this S R Q P, then we will have to say this will be actually equal to mu naught into I2 minus I3 minus I4 minus I5, ठीक है। तो ये बन गया एम्पियर्स लॉ। रिमेंबर, अभी एक थोड़ा डिटेल में हम एक्चुअली मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल एग्जैक्टली क्या होता है वो थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। Let us try to understand what is the line integral of magnetic induction exactly. Okay, उसके लिए हम एक सिंपल सा लूप कंसिडर करेंगे। समझो ये लूप है हमारा, कौन सी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है, एंड दिस लूप इज गोइंग टू बी देयर इन द XY प्लेन। ओके, तो ये जो लूप है वो XY प्लेन के अंदर होने वाला है। मान लो कि ये जो है हमारा, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस, ठीक है। और ये लूप जो है ना वो XY प्लेन में है। ओके, ये देखो ये हमारा X एक्सिस और ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस, और लूप जो है हमारा XY प्लेन के अंदर है, ठीक है। अभी और ये भी समझ के लो कि मान लो कि इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज already spread at every point in this field, and suppose that the magnetic field is directed in different directions at different points here। यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन में है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के पॉइंट्स पे भी तो होगा कि नहीं, जरूर। तो समझो कि ये लूप के जो पॉइंट्स है तो इनके ऊपर यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में है, ओके। और समझो कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक इंडक्शन सपोज इस डायरेक्शन में है, ओके, ये इस डायरेक्शन में है, चलो। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो सपोज इस डायरेक्शन में है कुछ, और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। ऐसे हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। देखो ठीक से। सो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझने के लिए हम ये एक सिंपल सी बात यूज करेंगे। ये अनवांटेड पार्ट थोड़ा सा हटा देंगे तो बेटर होगा। Yes. Now, see here, if suppose we consider the length of element at every point, तो हर point पे हमको क्या करना है, अभी element का length भी consider करना है। देखो ठीक से, suppose that the length of element is expressed by a yellow color line, okay, यहाँ पे जो element का length है तो वो हम express करेंगे इस तरह से। suppose ये हो गया इधर का element, okay, ठीक है, ये हो गया इधर का element, ठीक करेंगे उसको, ये यहाँ पे एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ का जो एलिमेंट है वो ऐसे डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑब्वियसली, चलो ठीक है। यहाँ का जो एलिमेंट है वो सपोज ऐसे डायरेक्शन में है, इधर का एलिमेंट इस डायरेक्शन में है। सो वी आर ड्राइंग द एलिमेंट्स एट एवरी पॉइंट हियर, ओके। हर पॉइंट पे हम यहाँ पे एलिमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ठीक से, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी इन सभी एलिमेंट्स का ये इसमें से सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो कंसिडर करो, और उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सी, सपोज दैट B1 इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर, ओके। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है तो वो अगर मान लेते हैं B1 है, और इस एलिमेंट का जो एंगल बनता है इस B1 के साथ उसको हम बोल देंगे थीटा, ओके। और यहाँ पे जो एलिमेंट का जो लेंथ है तो उस लेंथ को हम बोल के रखते हैं dl1, ओके, नो डाउट। नाउ सी, if suppose we want to find out the line integral of magnetic induction at this point here, so we will have to resolve this B1 into two components, okay। ये थीटा को भी हम थीटा1 बोल सकते हैं, देखो ठीक से, ओके। तो देखो अभी B1 को अगर हमने दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व किया, जिसमें से एक कंपोनेंट उसका रहेगा इस डायरेक्शन में, ओके, देखो ठीक से, ये B1 को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, उसमें से एक कंपोनेंट उसका इस तरफ काम कर रहा है और दूसरा जो कंपोनेंट उसका है तो वो उसको परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है। सो आउट ऑफ these two components we can say that this first component will be actually B1 cos theta1, and this second component here, perpendicular component 1, will be B1 B1 sin theta1, correct है, okay। Now what we have to do here is we have to multiply the component of magnetic induction in the direction of this element dl with the dl1 itself, length of the element itself। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस B1 into cos theta1 को मल्टीप्लाई करना है dl1 के साथ, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग हियर ऑन दिस second element, which is of length dl2 here, which is at which the magnetic induction is going to be B2 here, which is making an angle theta2 with the direction of element, so that now we can resolve this magnetic induction once again in the two components, one of which will be along this dl and another will be perpendicular to this dl, so that this the component of this magnetic induction along this dl will be expressed as B2 into cos theta2. Forget about that another component, it will be B2 into sin theta2,
बट वो तो हमको हमारे कुछ काम का ही नहीं है। यहाँ पे भी हमने उसको देखो, यहाँ पे उसको स्किप किया, लिया तो किधर भी लिया तो है नहीं हमने उसको। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस लेंथ ऑफ द एलिमेंट with the magnetic component of magnetic induction in that direction actually. Then we'll be able to find out this b2 into cos theta 2, that is multiplied with dl2, and this will be the second term in the line integral which is obtained at this point. Suppose ये point को हम बोल देते हैं p, इस point को बोलते रखेंगे q, ओके, और इस point को अगर बोल के रखते हैं r, तो r point पे भी हमको वैसे ही करना होगा देखो से। So if we resolve this magnetic lines of line integral, ये जो magnetic induction है जो कि यहाँ पे B1 है, तो इस B3 है जो कि इस DL3 के साथ, मतलब थर्ड एलिमेंट के साथ अगर थीटा 3 इतना एंगल कर रहा है, तो इस B3 को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जरूर DL3 के अलॉन्ग रहेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो जरूर उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ये देखो ऐसे। So just forget about this perpendicular component and just concentrate on this B3 cos theta 3 component। देखो ठीक से यहाँ पे ये B3 cos theta 3 component जो है, इसको हमको DL3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे जो मिलता है वो रहेगा हमारा थर्ड टर्म इन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ठीक से B3 cos theta 3 should be multiplied with DL3, and this will actually be the third component or third term in this line integral of magnetic induction. In the same way we can continue here। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे एंगल हर बार चेंज होगा जरूर, उसको हम थीटा 4 बोल सकते हैं, इसको DL4 बोल सकते हैं और इसको B4 बोल सकते हैं। इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा, जिसमें से इस B4 cos थीटा 4 का हम प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, DL4 के साथ, समझा ठीक से, and that will be actually the fourth term here, and we can continue this in the same way up to the nth term। ये जो है ये जितने भी सारे टर्म्स रहेंगे तब तक हमको ये कंटिन्यू करना होगा। सपोज यहाँ पे ये P Q R ये पॉइंट सपोज S पॉइंट है, ये सपोज T है, ये इसको U बोल सकते हैं, और फिर आगे जाके U V W X Y Z इतने सारे पॉइंट्स जो है रहेंगे। तो हर पॉइंट पे हमको क्या करना है, we have to find out this product of the length of the element at that point and the component of magnetic field along that element here। and अभी यहाँ पे तो चलो हमने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही लिए हैं, इस P पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट लिया हमने, डायरेक्ट Q पॉइंट लिया, लेकिन P और Q के बीच में भी तो सब बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे कि नहीं, जरूर infinite points will be there between P and Q, we have to consider them all, and whenever we will consider all the points and find out this product of length of the element at every point and multiply it with the component of magnetic induction in the direction of that element at that point, then we'll be able to find out this summation। ये जो summation हमको मिलता है इसको हम summation of bi into cos theta I into dli ऐसा लिख सकते हैं, no problem, but this will be better carried out by integration। तो इसको हमको b into cos theta into dl इस तरह से लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स आर वेरी लार्ज, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज, एंड इससे भी आगे जाके सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट ऐसा नहीं है, बल्कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, मतलब एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई गैप तो नहीं है। So that's why we cannot even count all these points, and that's why we will have to carry out this sum by integration only, and this integration when carried out will take the form of line integral of magnetic induction। This is the actual meaning of line integral of magnetic induction, understand it carefully। इवन इससे भी आगे जाके हम ये देखो यहाँ पे बोल सकते हैं कि B1 into DL1 into cos theta 1 है ना, ये अभी तुमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है कि अगर हमारे पास एक दो वेक्टर्स होते हैं, मान लो एक वेक्टर हमारे पास है ये इस डायरेक्शन में और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये इस डायरेक्शन में, और समझो कि एक वेक्टर को हमने बोल के रखा a बार, ओके, और दूसरा वेक्टर को हमने बोल के रखा है b बार,
और मान लो कि इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है सपोज, तो उस केस में हम जानते हैं कि ए बार डॉट बी बार मतलब क्या होता है, a bar dot b bar is defined as mod of a bar into mod of b bar into cos theta, ये राइट है। तो या इसको हम सिंपली फॉर्म में a इंटू बी इंटू कॉस थीटा ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, चेक करो यहाँ पे ठीक से कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे जो टर्म्स हमको दिख रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है कि नहीं, क्योंकि देखो हर हर टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा यहाँ पे अगर देखते हो ये बी बार है, इसको हम बोलते हैं सपोज B4, ओके, दिस इज B4, ओके, एंड दिस इज DL एक्चुअली। तो ये DL का और B4 के बीच में का जो एंगल है वो यहाँ पे θ4 रहने वाला है, सॉरी B4 नहीं होगा, वो B5 होगा, राइट, यस, सो हियर इट इज B5 एंड हियर दिस DL5, राइट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, θ5, okay, so if we multiply this B4 and DL4 and cos of θ5 तो वो क्या बनेगा, वो तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा। देखो जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि B1 multiplied with DL1 into cos of θ1 where θ1 is going to be the angle between B1 and DL1, करेक्ट है। देखो ये B1 का डायरेक्शन और ये DL1 का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है कि नहीं, θ1 है कि नहीं, इसलिए ये जो टर्म बनता है इसको हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, देखो उसको हम लिख सकते हैं आराम से B1 बार डॉट DL1 बार, करेक्ट है, प्लस इस सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं B2 बार डॉट DL2 बार, प्लस थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं B3 बार डॉट DL3 बार एंड सो ऑन अप टू लास्ट, and that's why we can get it as the dot product of all these terms here. So अभी देखो यहाँ पे yes, this b bar into dl b into dl into cos theta gives us the dot product of b bar dot dl bar, but remember that this dot product has to be carried out at every point on that loop, okay, तो उस लूप के हर पॉइंट पे हमको ये जो प्रोडक्ट है ये कैलकुलेट करना है, and when we will do that it will be called as the line integral of magnetic induction taken over that closed loop, okay। ये लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको ठीक से, या कुछ डाउट रहेगा तो पूछो फटाफट। yes, all of you, okay, so let us go further. Now you'll understand the proof of Ampere's law जो कि हमने कल किया था, बट हमने कल जो किया था वो सर्कुलर लूप के लिए देखा था, बराबर, सर्कुलर लूप के लिए हमने एम्पियर्स लॉ प्रूव किया था, ठीक है, बट नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल ट्राई टू प्रूव एम्पियर्स लॉ इन द इन जनरल फॉर एनी लूप ऑफ एनी शेप, ओके, किसी भी शेप का जो लूप होता है तो उसके लिए एम्पियर्स लॉ कैसे प्रूव करने का तो वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, ओके, उसके लिए तुमको बायोट-सावर्ट्स लॉ पता होना चाहिए, और बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके ही हमने अभी एक बात प्रूव की है कि अगर मान लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है और उसके आसपास अगर एक पॉइंट है ए आर डिस्टेंस पे, अगर कोई पॉइंट है सपोज ये पॉइंट है सपोज P जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है उस वो निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला बना हुआ है जो बायोट-सावर्ट्स लॉ से हमने ड्राइव किया है, वो फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, करेक्ट है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द magnetic induction at a point at a distance r from this straight current carrying conductor, okay, अभी देखो just concentrate, now in order to find out the magnetic induction in order to prove the Ampere's law in general for any particular loop, we'll see
suppose there are number of currents, so we'll focus on one current carrying conductor at a time. एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ओके, अगर मान लो कि एक लूप हमने ले लिया जो कि एक्स वाई प्लेन में रहने वाला है। हाँ, भी फिर से याद रखो ठीक से, द लूप इज गोइंग टू बी इन द एक्स वाई प्लेन लाइक दिस। सपोज ये लूप है, ओके, ये लूप है हमारा। अभी इस लूप के ऊपर हमको एक एलिमेंट कंसिडर करना है, कोई भी एलिमेंट कंसिडर करो, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम दो एंगल से देखेंगे, ठीक है। देखो, एक तो एंगल जो है वो ऊपर ऊपर से देखने से कैसा दिखेगा हमको, वो हम दिखाएंगे एक बार, और दूसरा सामने से देखने से कैसा दिख रहा है वो भी हम दिखाएंगे। देखो अभी यहाँ पे अगर सपोज सामने से देखते हो तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा। लूप is of any shape like this, okay। और चलो किसी भी शेप का लूप हो सकता है वो, बट इट इज इन एक्स वाई प्लेन। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? एक्स वाई प्लेन मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, लूप हॉरिजॉन्टल है, बट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वर्टिकल है, ओके। अभी अगर हमने इसको ये हमारा फ्रंट व्यू है, हाँ, फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट से हमको कैसे दिखेगा, वो इस तरह से दिख रहा है। चलो ठीक है, इफ वी सी इट फ्रॉम द टॉप, ओके, तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा हमको, तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर तो दिखेगा ही नहीं, बराबर। सिर्फ हमको जो है लूप दिखेगा, ये देखो ऐसे। ओके, और करंट जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो यहाँ पे बीच में से पास हो रहा होगा, और करंट हमारे तरफ ही आ रहा है, इसलिए हमको वो करंट तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अभी इसमें देखो, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ओके। अभी देखो इसके ऊपर हमको एम्पियर्स लॉ प्रूव करना है ना। एम्पियर्स लॉ प्रूव करना है मतलब क्या करना है हमको, वी हैव टू प्रूव दैट। वो पहले हम यहाँ पे एम के फॉर्म में लिख देंगे, व्हाट इज टू प्रूव लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार at every point is actually going to be equal to mu mu naught times of summation of all currents। बट अब यहाँ पे हम एक ही करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक करंट के बारे में अगर हम प्रूव कर देते हैं तो सेम थिंग हम बाकी सब करंट्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको इतना ही प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, वेयर आई इज गोइंग टू बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, ओके। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है, सपोज ये अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अभी इस करंट की वजह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, करेक्ट है। तो इस करंट की वजह से अगर मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मान लेते हैं, यहाँ पे एक पी पॉइंट इमेजिन करो, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट पी हियर, and we want to find out the magnetic induction at this point here, so we'll require the distance of that point here। अभी ऐसा है कि यार इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, एक छोटा एलिमेंट भी कंसिडर कर लेंगे, स्ट्रेट एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया जो कि इस लूप का पार्ट होगा, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, तो उसको हम बोल देते हैं सपोज आर, चलेगा। देखो ठीक से, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली गोइंग टू बी आर, ओके। अब यही अगर हम सपोज यहाँ पे दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे P जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिखेगा हमको, और जो एलिमेंट है, तो small element at this point P here will be shown like this, right? And the distance R here can be shown like this,
ओके, बट अभी हम चलो ठीक है, डिस्टेंस आर जो है वो ड्रॉ करने से के बजाय थोड़ा सा डायग्राम जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट के जो एंड पॉइंट्स है कि नहीं, वो इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ, और ये बन गया हमारा सेकेंड एंड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, और ये एज्यूम कर लो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, तो वो अगर मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा इज गोइंग टू बी द एंगल, या थीटा भी बोल सकते हैं वैसे, बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस थीटा। यहाँ पे हम बी बार डॉट डी एल बार के बीच में भी थीटा यूज करने वाले। ठीक है, तो इसलिए अल्फा ही लेना ठीक होगा। चलो ठीक है, ये इसको हम बोल देते हैं अल्फा। ओके, नाउ ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं आराम से इस पॉइंट पे। तो सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी इनवर्ड्स, राइट, अंदर के डायरेक्शन में वो होगा। वही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इट विल मे बी दैट इट विल बी लाइक दिस। Suppose the magnetic induction will be actually perpendicular to the plane of this, sorry, perpendicular to the line joining these two, right? Okay, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कहीं भी हो, तो चलो ठीक है, अगर ये इस तरफ हम ड्रॉ करते हैं उसको, ठीक है, तो हमको क्या करना है अभी यहाँ पे देखो कि बी का और ये डीएल, डीएल जो कि एलिमेंट का लेंथ है, इस एलिमेंट का लेंथ जो है, तो उसको हम बोल के रखेंगे डीएल। ओके, इसको अभी यहाँ पे लिखने के लिए जगह तो है नहीं, but just imagine here it will be dl. Okay, it is the length of element there, and now we have to find out the angle between these two. इन दोनों के बीच में जो एंगल है, तो वो हो गया थीटा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे b बार डॉट dl बार अगर हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस b को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट? So let us try to resolve this b in two components, and one of which will be along this लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो इस एलिमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, तो वो एक्चुअली रहेगा बी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है, वो तो हमारा कोई इसका साथ लेना देना है ही नहीं, सो जस्ट डोंट ड्रॉ इट। क्यों ड्रॉ करने का उसको, अगर उनको उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो चलो ठीक है। अब ये जो बी का जो इस एल के डायरेक्शन में वाला जो कंपोनेंट है, उसको हम बोलेंगे बी कॉस थीटा। ठीक है, एंड दिस डीएल इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट हियर। ओके, सो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन ऑफ b into cos theta into length of the element which is dl here. Okay, yes, हमने b cos theta into dl लिया है, ठीक है, नो डाउट। बट अभी यहाँ पे देखो dl just wait a minute. Yes, so here b into cos theta into dl ये हमने कंसिडर किया, नो डाउट। अभी इसको हम थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वैसे तो ये एक्चुअली ऐसा है कि नहीं, b cos theta into dl। ओके, इसको हम थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ऐसा देखेंगे कि इट इज b इंटू dl इंटू cos थीटा। देख सकते हैं ऐसे, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल देख सकते हैं आराम से। देखो
तो अब यहाँ पे dl इंटू cos थीटा, इसको हमने कंबाइन कर दिया। आखिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना हमको, b cos थीटा और dl, इन तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। तो इसमें से हमने क्या किया, b को साइड में रखा और ये जो dl और cos थीटा इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। ठीक है, अभी इससे होगा क्या पता है क्या, कि इस dl का जो कंपोनेंट है, अभी इस डायग्राम को अगर थोड़ा बड़ा करके अगर देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि, देखो ठीक से, इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारा पॉइंट, ये दूसरा, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है तो वो है dl, विच इज द पार्ट ऑफ दैट लूप, राइट। ओके, तो ये है हमारा dl, राइट। यस, ओके, नाउ सी, ओके, अगर हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इमेजिन करो, आर रेडियस का जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं सपोज, तो वो सर्कल मान लो कि यहाँ से ऐसे पास होगा, और सर्कल का जो टेंजेंट है तो वो टेंजेंट जरूर इस आर को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये समझो वो डायरेक्शन है जो कि इस आर बार को परपेंडिकुलर है, मतलब रेडियस को परपेंडिकुलर है, मतलब इस सर्कल का डायरेक्शन है वो, सर्कल का मतलब सर्कल का टेंजेंट का डायरेक्शन है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट टू द सर्कल, which is actually going to be perpendicular to this here. Okay, अभी ये सोचो कि इसको थोड़ा उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, और अभी ये सोचो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये देखो यहाँ पे ये dl है। ठीक है, this is actually dl, right, and this angle is also actually theta, करेक्ट है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो इस dl का जो कंपोनेंट बनता है, देखो ठीक से, if we just suppose, अभी इस dl का एक कंपोनेंट इमेजिन करो जो कि इस डायरेक्शन में है, देखो ठीक से, द कंपोनेंट ऑफ दिस dl along this direction here, इस परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट उसका बनेगा, तो ये जो कंपोनेंट है सपोज ये वाला, उसको हम बोल देंगे। ठीक है, सो दिस कंपोनेंट विल एक्चुअली बी represented by dl cos theta. Do you agree with this? This is going to be dl cos theta. ये dl है और ये dl cos theta है। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है, और इस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है, यही तो है, जिसको हमको dl cos theta हम बोलने वाले हैं इधर, बराबर है। तो ये dl cos theta, तो dl cos theta का मतलब क्या होता है, dl का प्रोजेक्शन और कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, बराबर है। तो अभी ये बात यूज करके हम यहाँ पे अभी समझ सकते हैं कि dl को अगर हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया तो वो एक्चुअली इट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सर्कल। सो इफ यू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस ऑफ रेडियस r हियर, तो एक r रेडियस का अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, suppose we draw a circle of radius r, like this, then ये जो इसका जो dl का जो कंपोनेंट है, जिसको हम यहाँ पे अभी dl cos थीटा बोल रहे हैं, तो ये dl cos थीटा एक्चुअली कौन बनेगा, ये ds बनेगा, ds बोल सकते हैं ऐसा, इसको हम ds बोल सकते हैं।
ds मतलब ही क्या, it is going to be the arc of the circle. Okay, so since it is the arc of the circle, it actually can be expressed in terms of alpha and r. ये जो एंगल है इसका अल्फा और आर, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो एंगल क्या है यहाँ पे, अल्फा है, और आर्क कौन है, ds है, और यहाँ पे आर कौन है, आर तो रेडियस है, रेडियस तो आर ही है कि नहीं। बट यहाँ पे ये समझने जैसी बात ये है कि इन दिस केस ds एक्चुअली इज द arc of circle which is obtained by just projecting this dl along the tangent, right? So इसलिए इस ds को हमको क्या बोलना है, dl cos theta बोलना होगा। तो dl cos theta upon r is actually going to be this alpha, okay, which is the angles obtained by this arc or dl at this center here, okay। यहाँ पे ये जो एंगल obtained होता है वो अल्फा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू समझ में आया ठीक से। अगर dl cos थीटा इक्वल अपॉन r इक्वल टू अल्फा है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि dl cos थीटा will actually be equal to alpha into r. If we accept this, then we can just use it immediately there in this formula. तो देखो यहाँ पे अगर हम ये बात यूज करेंगे ऊपर, अभी जो कि हमने यहाँ, हाँ यहाँ पे जो हमने प्रूव कर रहे थे हम यहाँ पे, तो इस dl cos थीटा के बदले क्या डालना है हमको पता है, just now we have proved that dl into cos theta is actually equal to r into alpha, just because alpha मतलब क्या, angle, which is actually equal to arc upon radius, where arc is going to be the component of dl along tangent, and that is divided by r. This is the formula for angle in radian, from which we get this value of dl cos theta, which is actually going to be r into alpha. If you replace it by that here, then what can we get is, so see here, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ b into dl cos theta। अब ये dl cos theta के बदले समझा ना क्या करना है, r into अल्फा डालना है, ठीक है, ओके। अभी इससे आगे क्या होगा देखो, बट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट लास्ट सेक्शन में हमने ऑलरेडी ये देखा था कि बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है कि एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो बनता है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इस फॉर्मूला से दिया जाता है, बराबर। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया इधर, तो ये लाइन इंटीग्रल पता है क्या बनेगा, तो देखो, तो इट विल बी b इंटू, तो b के बदले क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू, यहाँ पे आएगा r इंटू अल्फा। एक्चुअली वी शुड कॉल इट एज d अल्फा, व्हाई, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लार्ज एंगल, राइट। सो उसको हमको अल्फा नहीं बोलना है बल्कि d अल्फा बोलना है। जिधर भी अल्फा दिख रहा है हमको, तो वहां पे हम चेंज करके उसको d अल्फा लिख देंगे, ओके। ये देखो, this is the small angle which is d alpha, which is going to be equal to dl cos theta upon r, so that we can write dl cos theta is equal to r into d alpha, okay। So here it will be r into d alpha once again, तो यहाँ पे भी वही आएगा r into d alpha, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आएगा फिर r into d alpha, ओके। अभी ये सोचो कि अगर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो देखो क्या होगा, चलिए भी डिलीट करना पड़ेगा आपको। Yes, now we'll see in the next step, that is integration of, अच्छा ये r तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये देखो r will get cancelled no doubt, and what we are left with is simply
अच्छा, उसमें भी कॉन्स्टेंट्स जो है वो तो बाहर चले जाएंगे, चलो उनको देखेंगे बाद में। सो इट इज म्यू नॉट आई इंटू डी अल्फा अपॉन 2 पाई, ये हमको मिला है। ठीक है, अभी इससे भी आगे जाके इसको अगर हम जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अगर बाहर लेके जाते हैं ना, तो हमको यहाँ पे मिलेगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ डी अल्फा बच रहा है अंदर। ओके, नाउ सी, इफ सपोज वी जस्ट इंटीग्रेट दिस डी अल्फा, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ सर्कल, ओके, एंड सपोज एनी वन एंगल हियर इज गोइंग टू बी अल्फा, यहाँ पे एक छोटा एंगल जो है वो अल्फा है या डी अल्फा है। ठीक है, इसको हम सपोज और एक एंगल और एक एंगल और एक एंगल, ऐसे अगर हम सारे एंगल्स जो है वो अगर ऐड करते चले जाते हैं तो टोटल हमको क्या मिलेगा? पूरे सर्कल का एंगल मिलेगा कि नहीं? सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी अल्फा is nothing but the full angle of a circle, that is 2 pi. Don't forget that. That is the full angle of a circle. Okay, and if we use this here, then we will be able to say that this will be actually mu naught upon 4 pi into, here it is, sorry, mu naught I upon 2 pi into integration of d alpha, which is going to be 2 pi. See here, now we will be able to cancel this out. तो ये 2 pi सीधा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? सिंपली म्यू नॉट इंटू आई। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। याद है हमको क्या प्रूव करना था? दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार is actually going to be equal to mu naught into I if only one current is passing through the loop. Okay, अगर सिर्फ एक करंट लूप में से पास हो रहा है तो उस केस में ये mu naught into I बनता है। अगर बहुत सारे करंट्स अगर लूप में से जाएंगे तो ऑब्वियसली हर करंट के बारे में हम यही सारे आर्गुमेंट्स रिपीट करेंगे और क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार is actually going to be equal to mu naught times of algebraic sum of all currents I flowing through that loop. So this will actually be the proof of Ampere's law on the basis of Biot-Savart's law. Okay, I expect large number of doubts in this derivation because it's not so easy that all of you can understand very easily. So I would like to ask any doubt. If you have, you can unmute yourself and ask first. Just see from the start what we are done here. b बार डॉट dl बार ये हमको निकालना था, बराबर? ये प्रूव करना था हमको कि म्यू नॉट इंटू आई होता है करके। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस b बार डॉट dl बार को डॉट प्रोडक्ट होने के कारण b इंटू कॉस थीटा इंटू dl ऐसा लिखा। इसमें से इस कॉस थीटा को इस dl के साथ मिक्स कर दिया, जो फिर ये dl इंटू कॉस थीटा ये क्या बनता है? एक्चुअली ये बनता है dl का कंपोनेंट along the line perpendicular to this r. ओके, ये देखो यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर टू r होगा कि नहीं? तो इसलिए वो dl cos थीटा जो है, dl cos थीटा becomes the component of this dl along perpendicular direction. ये perpendicular direction जो होता है ना, उस डायरेक्शन में dl का कंपोनेंट कितना है वो हमको मिलता है, तो वो dl cos थीटा बनता है। और इसलिए इस dl cos थीटा को हम r इंटू डी अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है d alpha, that is the angle is equal to arc upon radius, and here arc is nothing but dl cos theta. Okay, तो ये dl cos theta मतलब ही arc है और उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? d alpha मिलेगा। ये d alpha मतलब this is the angle subtended by this dl at the center here, तो ये d alpha है इधर। ठीक है, तो अभी इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो हमको मिलेगा dl cos theta is equal to r इंटू डी अल्फा, जिसमें हमने dl cos थीटा को
अगर r d अल्फा से रिप्लेस कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो, और इसे भी आगे जाके b को भी हमको रिप्लेस करना है। जो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है यूजिंग बर्नौलीज लॉ, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, B is equal to mu naught I upon 2 pi r, right? And if we use it here, then we can get this integration of mu naught I upon 2 pi r into r d alpha, so that this r just gets cancelled and we are left with mu naught I upon 2 pi into d alpha, in which d alpha is the only variable here. All the other things are just constants and hence they can be taken out. So अगर बाकी सब को अगर बाहर लेके जाओ तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ डी अल्फा बचेगा, ये देखो। और डी अल्फा को ऐड करना मतलब अगर डी अल्फा को हम इस तरह से अगर ऐड करते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे सर्कल का ही एंगल मिलेगा जो कि 2 पाई होता है, हमको पता है ऑलरेडी। तो इसलिए फिर ये म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल होने से सिंपली म्यू नॉट अप इंटू आई को मिल जाता है। यही तो एम्पियर्स लॉ है फॉर अ सिंगल करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, पासिंग थ्रू द लूप। But if suppose number of currents are passing through the same loop, then we can just modify it and say that this line integral of magnetic induction is always equal to mu naught times of algebraic sum of all currents passing through that loop. Okay. Yes, any doubt? I know time is over, but still if you have doubt, then we can discuss it about. Otherwise, I will end the lecture because already we have to do the Ampere's law only, proof of Ampere's law only in today's lecture. ठीक है, आज के लेक्चर में हमको सिर्फ एम्पियर्स लॉ का प्रूफ ही करना था इन जनरल फॉर एनी लूप, तो वो तो हो गया है। तो अगर डाउट है तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। यस, नो डाउट? No doubt, sir. ओके, चलो ठीक है फिर, लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।